gravitational field strength due to ring on its axis कैसे कैलकुलेट कीजिए? सेंटर पे तो आप निकाले थे 0 होता है, और एक्सिस पे कितना होगा? ये रिंग है m मास का, रेडियस r है इसकी, और इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है p, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। डिस्टेंस y दिया हुआ है, क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिंग एक्सिस पे निकालना है। तो इसको एक पार्ट के लिए बदल देते हैं, छोटे टुकड़े में बांट लेते हैं। एक टुकड़े के मास को डीएम बोलेंगे, और यहाँ यूनिट मास रख देते हैं। यूनिट मास को ये डीएम मास अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। डी स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक ये ग्रेविटेशनल फील्ड का, है ना। ये रेडियस आर दिया हुआ है, सेंटर ऑफ रिंग है। एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, उसके मास को डीएम बोले। अब एक रिंग है, इसका छोटा सा टुकड़ा कट कर लिए, डीएम मास। अब ये अट्रैक्ट करेगा उधर, डी कितना बोलेंगे? जी इंटू डीएम बाई डिस्टेंस, इसकी आर मान लें आर स्क्वायर। इस एंगल को थीटा बोल देते हैं। इसी तरह से कोई स्टूडेंट डीएम इधर काट सकता है, तो वो भी अट्रैक्ट करेगा। इधर काट सकता है, ये भी अट्रैक्ट करेगा। इधर कट कर सकता है, ये भी अट्रैक्ट करेगा। इधर कट कर सकता है, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो हर तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऊपर में जो है फील्ड इस तरह से हो जाए, इस तरह का सीन बनेगा। पी पॉइंट पे हर तरफ का मास उसको अट्रैक्ट करेगा। तो पी पॉइंट पे जो सीन बनेगा इस तरह का, ऐसा होगा। डी 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 इस तरह का हो जाए। ये वाला मास अट्रैक्ट किया, ये वाला मास अट्रैक्ट किया, ये वाला मास अट्रैक्ट किया, है ना। ये मास अट्रैक्ट किया, ये मास अट्रैक्ट, जैसे बहुत सारे मास अट्रैक्ट करें। और ये बीचों बीच वाला एक्सिस है, ये सेंटर है। तो सारा जो है इस वर्टिकल लाइन से, जिसको एक्सिस बोलते हैं, और इस वाले लाइन को जनरेटर अब बोलते हैं। कौन बन गया? कौन? ये सारा लाइन स्लैंट हाइट वाला जो है, जिसको बोलते थे, वो जनरेटर ऑफ कौन कहलाता है। ये कहलाता है जनरेटर ऑफ कौन। ये कहलाएगा एक्सिस ऑफ कौन। तो हर तरफ एंगल ये जैसे एक्सिस ऑफ कौन है, इधर होगा डी, इधर भी होगा डी, इधर होगा डी, उधर भी होगा डी। तो बराबर एंगल पे चारों तरफ होगा, यहाँ से बराबर एंगल पे डी 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 डी, हर तरफ होगा। तो इस तरह का बन जाएगा डी। इस लाइन से सबका एंगल इक्वल हो, इसलिए वहां पे डी का दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। एक इधर की तरफ होगा डी साइन थीटा, और एक इधर की तरफ होगा डी कॉस थीटा। तो इन सारे का कंपोनेंट अगर तोड़े इसी तरीके से, इन सारे डी का कंपोनेंट तोड़े, तो दो पार्ट में हो। ये जैसे इधर भी डी थीटा एंगल पे है, इधर भी डी थीटा एंगल पे है, इधर भी डी थीटा एंगल पे, इधर इसका कंपोनेंट ऐसे और ऐसे हो जाए, इसका कंपोनेंट ऐसे और ऐसे हो जाए। ये था डी, इसका कंपोनेंट ऐसे और ऐसे हो जाए। ये था डी, इसका कंपोनेंट ऐसे और ऐसे हो जाए। तो टॉप में जो है सारा इस तरह से आ जाए, हेलीकॉप्टर की तरह इस तरह से हो जाएगा डी डी डी। ये वाला इधर मास लिए थे, तो दो कंपोनेंट है, इधर लीजिएगा तो उसी तरह से ऐसे आएगा और नीचे आएगा। तो हर तरफ आएगा ये डी साइन थीटा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा डी साइन, इधर भी होगा डी साइन थीटा, इधर भी होगा डी साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस प्लस नीचे वाला पोर्शन जो होगा सबका जुड़ता जाएगा। तो नीचे वाला पोर्शन पी पे ये डी कॉस थीटा वाला पोर्शन जो है, डी कॉस थीटा वाला पोर्शन
सब ऐड होते चला जाए, सारे डी cos थीटा वाले ऐड होते चले जाए। तो एक पार्ट लेके हम दिखाए, अगर हर तरफ मास इसी तरह से डीएम ले लें, डीएम 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 डीएम, पूरे रिंग का मास m है, टोटल मास m है, और हर जगह इस तरह से छोटा छोटा डीएम काट ले, तो हर तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसा सीन हो जाए। तो इन सब का कंपोनेंट तोड़ देंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चारों तरफ ऐसे हो जाएगा, पूरा गोल करके चारों तरफ हो जाएगा, इस तरह से चक्री की तरह। उधर वाला डी साइन थीटा को इधर वाला कैंसिल कर देगा, इधर वाले को इधर वाला कैंसिल कर देगा, इस डी साइन थीटा को इस साइड वाला कैंसिल कर देगा, ये वाला डी साइन थीटा कैंसिल कर देगा। तो डी साइन थीटा वाले को बोलेंगे कैंसिलिंग कंपोनेंट, और सारा डी कॉस थीटा वाला जुड़ता चला जाएगा, इधर बनाए तो वो होगा एडिंग कंपोनेंट। तो कैंसिलिंग कंपोनेंट कौन सा हो गया? कैंसिलिंग कंपोनेंट हो गया डी साइन थीटा वाला, इधर वाला कैंसिल हो गया एक दूसरे से, डी साइन थीटा वाला कैंसिल हो जाए, और सब एक साइड में था डी कॉस थीटा वाला, एडिंग कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा। तो जितने ऐड होने वाले कंपोनेंट उन सबको ऐड कर देते हैं। अब बहुत सारे होंगे, बहुत सारा डीएम लीजिएगा तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा, सब ऐड होने वाला ऐसे। ये रेडियस की तरफ छितरा जाएगा चारों तरफ, जैसे गिरनी होता है, दिवाली में छोड़ते हैं, इस तरफ रोशनी, 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 इस तरह से ये डी साइन थीटा वाला हर तरफ होगा। ये सब क्या था? डी 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 डी, सबका कंपोनेंट पूरे सब वर्टिकल से थीटा एंगल बनाए। हर एक जनरेटर इस एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा, ये एक्सिस है, इधर भी थीटा बनाएगा, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा। यहाँ पे रिंग था, हर तरफ खींच रहा है, चारों तरफ खींच रहा है। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तब हम लोग क्या लिखेंगे? नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ई को बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, पूरे रिंग में चारों तरफ, हर तरफ डी डी लेंगे और सबका ये वाला कंपोनेंट आएगा, सब जुड़ता चला जाए। अब थीटा तो हर जगह बराबर होगा, इसलिए कॉस थीटा बाहर हो जाएगा। डी का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से, जी इंटू डी एम बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब थीटा देखिए कि ये सर्किल बनाया है, इसका मतलब पूरे सर्किल के लिए, पूरे रिंग के लिए जोड़ना है। तो अब देखिए जी कांस्टेंट है और ये दूरी भी बराबर होगी, इधर से ये दूरी भी आर होगा यहाँ तक का, है ना, हर दूरी बराबर होगा। तो ये सब दूरी जो जनरेटर है सब बराबर होगा, सब स्लैंट हाइट बराबर होगा, तो वो भी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। थीटा भी सब जगह बराबर होगा, तो जी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब सिर्फ डीएम डीएम को जोड़ना है, तो सारे डीएम डीएम को जोड़ देंगे तो ये टोटल एम बन जाएगा। सारे डीएम डीएम को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? टोटल एम, जी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर इनटू ये टोटल मास बन गया रिंग का, टुकड़े टुकड़े कर दिए तो डीएम डीएम बन गया, और फिर सबको जोड़ देंगे तो एम बन जाएगा टोटल मास, सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल मास। तो यही आंसर हो गया। किधर की तरफ हो गया? तो नीचे वाला, ये वाला कंपोनेंट बच रहा था, तो टोटल हो गया डाउनवर्ड। तो इसमें ई का वैल्यू तब हो गया जीएम कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर डाउनवर्ड, यही आंसर हो गया। अब अगर आप थीटा नहीं लिखना चाहते हैं और स्मॉल आर नहीं लिखना चाहते हैं, सिर्फ वाई और आर लिखना चाहते हैं, तो कॉस थीटा इस तस्वीर से निकाल के इसमें डाल देंगे, आर भी इस तस्वीर से पाइथागोरस थ्योरम से वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा, पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ये समझ में आया आपको? नोट करके ओके लिखिए। एक टुकड़े को अट्रैक्ट करते हुए दिखाया, इस तरह का हर तरफ टुकड़ा होगा, डीएम डीएम सब अट्रैक्ट करेगा उसको, ऐसा हो जाएगा सीन, डी 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 डी, सब डी का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये चारों तरफ डी साइन थीटा ऐसा हो जाएगा, डी कॉस थीटा बहुत सारा होगा इधर की तरफ, तो ये एडिंग कंपोनेंट कहलाता है, इसी को जोड़ते हैं, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से।
मिटाना है तो ओके लिखिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू रिंग के एक्सिस पे होगी। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा देखिए। तो इसका फाइनल आंसर आ गया हमारा, ये रिंग था और ये इसका एक्सिस कहलाता है। डॉट ब्रेक करके बनाते हैं एक्सिस को, डॉट ब्रेक ऐसे एक्सिस बनाए। इस एक्सिस के पॉइंट पी पे स्ट्रेंथ ऐसे आ गया। ये पूरा रिंग का हर एक पार्टिकल मिलके नेट फोर्स इधर वाला बचेगा। तो यूनिट मास रख दिए तो इसी फोर्स को स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ इस पी पॉइंट पे इस रिंग के रेडियस आर है तो ई हो जाता है। पी कितना आ गया, जीएम कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर आया था हम लोग का। कॉस थीटा क्या कहलाता था, कॉस थीटा ये वाला एंगल कहलाता था। एक्सिस के साथ जो ये एंगल बन रहा था क्या बोलते थे, है ना, उसको क्या बोलते थे, थीटा, ये सेंटर है। अब कॉस थीटा वहां से आप लाके पुट कर दीजिए इस तस्वीर से। कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, एम टोटल मास है रिंग का, टोटल मास ऑफ रिंग को एम बोलते हैं। तो कॉस थीटा को हम लोग बोलेंगे बेस। तो ये दूरी y दी हुई थी क्वेश्चन में, बाय हाइपोटेन्यूज, इसको r बोलते थे। उसमें कॉस थीटा का वैल्यू डाल देते हैं, तब ये बन जाएगा gm इंटू वाई बाय आर क्यूब। अब r को क्या बोलिएगा आप, वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर का रूट, ऐसा बोलिएगा। रूट मतलब पावर हाफ। तो आर क्यूब लिखने का मतलब हो गया, इस पे क्यूब करेंगे तो इधर 3/2 हो जाएगा। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, gm इंटू वाई बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। नेट नीचे की तरफ हो जाए। तो यही फॉर्मूला हो गया, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, सब एक ही चीज है। ये हो गया स्ट्रेंथ ऑन द एक्सियल पॉइंट, एक्सिस पे। इस पी पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ होगा वो बताया गया। तो स्ट्रेंथ किधर की तरफ हो जाएगा, सेंटर की तरफ। ये हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। इसको याद रखना है। रिंग के एक्सिस पे स्ट्रेंथ क्या निकाले हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाले हैं ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। क्या निकाले हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ on the axis of ring, on the axis of ring, on the axis of ring, gravitational field strength on the axis of ring। यही आंसर है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सिस ऑफ। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दे देता है कभी कभी, एक कलम है आपका ये, या कोई पेंसिल है या रॉड है, एम मास है, एल लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बोलेगा स्ट्रेंथ निकालिए, पी पॉइंट पे स्ट्रेंथ निकालिए। सब उसी तरीके से बनाएंगे हम। ये दूरी L/2 है, ये भी L/2 है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे बोल रहा है। तो फाइंड द स्ट्रेंथ ड्यू टू रॉड, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू रॉड एट द पॉइंट P, ड्यू टू रॉड एट द पॉइंट P, रॉड एट द पॉइंट P। ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक मास रहता है dm, ऐसे r दूरी पे स्ट्रेंथ क्या होता है, तो d इक्वल टू जी dm बाय आर स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला, g इंटू मास बाय आर स्क्वायर। यही जानते हैं, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम लोग काम करेंगे। छोटा मास dm है, उससे r दूरी पे स्ट्रेंथ होता है जी dm बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। कोई भी एक मास है छोटा सा dm, ऐसे r दूरी पे आपको स्ट्रेंथ निकालना है यहाँ, तो ये मास इसको अट्रैक्ट कर देगा, यूनिट मास रख देते हैं, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। स्ट्रेंथ तब इस पॉइंट पे बोलते हैं, पी पॉइंट पे बोलते हैं dp इक्वल टू जी इंटू dm बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। एक पार्टिकल के चलते हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है r डिस्टेंस पे। तो ये तो पूरा रॉड है, तो रॉड में बहुत सारा पार्टिकल होगा, तो बहुत सारे पार्टिकल के चलते निकालना है, तो एक पार्टिकल के चलते पहले निकाल।
और देखिए सिमेट्रिक है इस लाइन के बाद, जितना उधर है इतना इधर है, तो 2 टुकड़ा इधर और इधर कंसीडर कर लेते हैं। तो रॉड पे एक्स लेंथ पे जाके छोटा एक टुकड़ा हम लोग काटते हैं dx लेंथ का, ताकि उस छोटे टुकड़े को पार्टिकल मान सके। रॉड को इतने टुकड़े किए कि हर टुकड़ा बोला मैं पार्टिकल हूं। तो यहाँ पे x दूरी चले गए इधर और dx लेंथ के एक टुकड़े पे विचार कर रहे हैं। इसका मास को बोलेंगे dm। कितना मास बोलेंगे? पार्टिकल का मास dm। कैसे निकालते हैं dm? तो यहाँ पे लिखते हैं l लेंथ का मास m है, ये पूरे रॉड का मास m दिया हुआ था, इसलिए यूनिट लेंथ का मास m/l होगा, इसलिए dx लेंथ का मास m/l इंटू dx होगा। m/l को लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। ये लैम्डा कहलाता है लीनियर मास डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ का कितना मास। वॉल्यूम मास डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी को मास बाय सरफेस एरिया बोलते हैं, मास बाय लेंथ को लीनियर मास डेंसिटी। यूनिट लेंथ का मास मालूम है तो dx लेंथ का मास m/l इंटू dx हो जाएगा। तो दिस इज आवर dm। अब एक टुकड़ा हो गया, इसका मास dm हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे निकालना है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा ये dm इधर की तरफ, कितने स्ट्रेंथ से? de से। इस एंगल का कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, थीटा। तो इस डी का 2 कंपोनेंट है। इसी तरह से कोई स्टूडेंट इधर भी ले x दूरी पे, बराबर दूरी पे, सिमेट्रिक है, इधर वाला भी टुकड़ा उसको अटैक करेगा। इधर dx लेंथ काट ले इधर, इसका भी मास dm हो जाएगा, तो ये भी इसको अटैक करेगा। कितने से? उतना ही से, डी से। जितना उधर अटैक किया था वही वैल्यू रहेगा, खाली डायरेक्शन इधर हो गया। ये एंगल फिर थीटा होगा। तो दोनों साइड लेने से ये पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, कौन सा बचेगा। अब 2 वेक्टर है इधर, तो यहीं पे एक्स वाई एक्सिस हम लोग ऐसे बना दें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दें। तो एक्स वाई एक्सिस पे इधर था डी, इधर था डी, तो ये वाला एंगल थीटा है, इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ये डी दुनिया में नहीं रहा, इसके 2 कंपोनेंट तोड़ दिए। फिर इधर भी था डी, ये थीटा एंगल पे था, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा डी साइन थीटा। ये डी भी दुनिया में नहीं रहा। तो आप देख रहे हैं इधर का डी साइन थीटा कैंसिल आउट, इसको कैंसिलिंग कंपोनेंट बोलते हैं। अब कोई स्टूडेंट एक और पेयर लेगा, इधर भी पार्टिकल डीएम काटेगा, इधर भी काटेगा डीएम उतना ही दूरी पे, तो क्या होगा? फिर इन दोनों के चलते आएगा ऐसे, तो फिर उस दोनों का भी एक कंपोनेंट इक्वल होकर कैंसिल हो जाएगा, तो सब इधर वाला जुट रहा है, इसको बोलते हैं एडिंग कंपोनेंट। तो नेट स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एडिंग कंपोनेंट। हर एक टुकड़े के चीज में कितना रॉड में कितना मास ले सकते हैं? बहुत सारा। यहाँ ओरिजिन मान के दूरी ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एडिंग कंपोनेंट। एडिंग कंपोनेंट अगर दोनों को ले लेते हैं 2d cos थीटा को, दोनों मास के चलते जो स्ट्रेंथ जुटा इधर, उन दोनों को ले लेते हैं, तो इधर वाला मास यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ाना पड़ेगा, इधर वाला मास यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से L/2 इधर जाएगा, 0 से L/2 उधर जाएगा, उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे हम। तो पहले इतना लिख लेते हैं, और डी का वैल्यू डालना होगा, cos थीटा का वैल्यू डालना होगा। यहाँ थीटा बदलेगा, इधर कोई एलिमेंट लेगा तो थीटा बड़ा हो जाएगा, तो थीटा वेरिएबल है, बाहर नहीं निकलेगा। अब डी का वैल्यू क्या बोलेंगे? ये दूरी का नाम आर दे देते हैं, तो डी को बोलेंगे हम लोग, ये मास का नाम था डीएम, इस मास का नाम था छोटा मास एक पार्टिकल का डीएम, ये फॉर्मूला। तो इस पॉइंट पे डी क्या होगा? जी इंटू डीएम बाई आर स्क्वायर होगा ये वैल्यू, और डीएम कितना होगा? m/l dx। तो ये सारा चीज पुट करना पड़ेगा। तो यहां तक अभी समझे हैं तो लिख लीजिए जल्दी से, ओके लिखिए, फिर आगे वाला बताएंगे। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पल्लव लिख रहा है, बोल रहा है वेट, तो लिख लीजिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे, अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। फिगर अपने से बनाया कीजिए, आप बनाइए जल्दी।
तो इसको सॉल्व करते हैं हम, सारा वैल्यूज डाल देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो डालिए सारा वैल्यूज, यहाँ पे 2d cos थीटा में डालना था, तो नेट स्ट्रेंथ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी का वैल्यू ये हो गया g बाय आर स्क्वायर इंटू dm था m/l इंटू dx। कॉस थीटा यहां से निकालेंगे तो ये दूरी है y, हम लोग को दिया रहता है क्वेश्चन, तो y बाय आर कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसमें क्या क्या बदलता हुआ चीज है, तो इसमें जो बदलता हुआ चीज है हमारा, या कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दीजिए, आप थीटा के टर्म में ही कर लीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं, या नहीं तो 1 बाई कॉस थीटा y बाय आर के टर्म में भी कर सकते हैं इंटीग्रेट। आर को भी तब हटाना पड़ेगा, y में करना पड़ेगा, सबको x में लाना हो, y तो कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, g कांस्टेंट है बाहर, m कांस्टेंट है बाहर, l कांस्टेंट है बाहर, y कांस्टेंट है बाहर, ये बच गया dx बाय आर क्यूब, ऐसा बन गया। अब कोई स्टूडेंट थोड़ा दूर में लेता है dm तो उसका r बदल जाता है, इस फोटो के हिसाब से r क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से r इक्वल टू होगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो r क्यूब कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो बेटर होता है थीटा के टर्म में निकालेगा तो इंटीग्रेशन इजी होगा, ऐसे थोड़ा सा आप 11th क्लास में इंटीग्रेशन पे कंट्रोल नहीं है तो दिक्कत होगी आपको इसको सॉल्व करने, है ना। वैसे सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा ये, लेकिन आप थीटा के टर्म में निकालेगा तो आपको ज्यादा आसान लगेगा, तो हम लोग थीटा के टर्म में ही निकाल देते हैं, इसको बेटर हो जाएगा। तो देखिए दूसरा स्टाइल, इसको सॉल्व करने का थोड़ा आसान होगा आपका इंटीग्रेशन, ऐसा हो गया। अब इसमें से बाहर कीजिए, 2 बाहर, g बाहर, m बाहर, l बाहर, और ये cos थीटा जो है वेरिएबल है, क्योंकि इसको हटा के थोड़ा सा आगे लेंगे तो थीटा बदल जाएगा, r भी बढ़ जाएगा, r भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल। तो एक इंटीग्रेशन में 3 वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको एक वेरिएबल में करना हो। तो मान लीजिए सबको हम लोग थीटा में बदलना चाहते हैं, तो जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें कोई ना कोई ज्योमेट्री बनता है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ इन क्वेश्चन, या ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में राइट एंगल ट्रायंगल जो बना हुआ है आपका, उससे हम लोग सबको आर को हटा के थीटा के टर्म लाएंगे। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल उठा लिया, ये वाला एक साइड वाला राइट एंगल यहाँ बना दे रहे हैं आपको ताकि अच्छे से दिखे, ये थीटा है, ये आर है, ये एक्स है। आप चाहते हैं सबको थीटा के धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, एक ही धर्म में लाके तब बंधन में बंधेगा, अलग अलग धर्म का है तो बंधन नहीं बंधेगा, तो सेम धर्म में करना पड़ेगा। तो आप थीटा के स्टाइल में इसको लाना चाहते हैं, तो y तो कांस्टेंट है, प्रॉब्लम बनाते बनाते y तो बदलेगा नहीं, तो वन वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में बदलने के लिए हम लोग वाया कांस्टेंट बदलते हैं, r को थीटा में बदलना चाहते हैं, और y तो रहेगा, ये फिक्स्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर परिवार का सदस्य है, तो y रहेगा। तो r हो गया एक वेरिएबल, थीटा हो गया दूसरा वेरिएबल, और y हो गया कांस्टेंट, इसके टर्म में बदलते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में। अब इस तस्वीर में देखिए r थीटा और y में क्या लेना चाहेंगे, कॉस थीटा। इस तस्वीर में देखिए r थीटा और y में क्या लेना चाहेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा y बाई आर, तो r इक्वल टू हो जाएगा y बाई कॉस थीटा, ये हो गया y सेक थीटा। तो r की जगह पे आप y सेक थीटा रख सकते हैं, r की जगह पे क्या रख सकते हैं, y सेक थीटा। दूसरा अब dx है, तो dx को d थीटा के टर्म में लाना चाहते हैं, तो पहले x को थीटा के टर्म में लाना होगा तब dx है, वाया कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है y। इस तस्वीर में देखिए x y और थीटा, x y और थीटा में कैसे रिश्ता तय होगा, tan थीटा लेना होगा, तो tan थीटा इक्वल टू x बाई वाई लिखेंगे, तो y तो कांस्टेंट है हमारा, x इक्वल टू हो जाएगा y, x इक्वल टू हो जाएगा y tan थीटा। अब x से dx लाएंगे कैसे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स,
with respect to theta, तो dx by d theta इक्वल टू y, tan थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा होता था, तो dx भी निकल गया हम लोग को थीटा के टर्म में, y sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए r का ये वैल्यू और dx का ये वैल्यू ले जाके इस इक्वेशन a में पुट कर देते, तो सब थीटा के टर्म में आ जाएगा, सारा चीज थीटा के टर्म में आ जाएगा। इस तरह से एक जाति में उसको ला रहे हैं, है ना। तो ई नेट इक्वल टू हो गया पुट 1 and 2 इन इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं इन दोनों चीज को लाके। तो जो सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें ट्रायंगल बन रहा था, ट्रायंगल की मदद से ऐसा कर देते हैं, वो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में बदलते हैं वाया ट्रायंगल। तो नेट स्ट्रेंथ हो गया 2gm/l इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा को रहने देते हैं, थीटा तो हम चाह रहे हैं कि रहे, और dx को थीटा के टर्म में लाए तो y tan थीटा हो गया, सॉरी y sec स्क्वायर थीटा हो गया इंटू डी थीटा, ये dx इतना है, और डिवाइडेड बाय r, तो r हमारा था y, r स्क्वायर था नहीं, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में r स्क्वायर था, हाँ, तो r का वैल्यू हमारा y sec थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा और एक y भी कट जाएगा। तो देखिए कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया, तो ये बच जाएगा, सिर्फ आपको अभी तक इंटीग्रेट किए नहीं, अभी सॉल्व कर रहे हैं ट्रायंगल की मदद से। तो 2gm/l ये बच गया सिर्फ ऊपर में, ये y बचा नीचे, तो y तो कांस्टेंट है बाहर चला आएगा, ऊपर में बच गया cos थीटा डी थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। ऐसा नहीं करके अगर हम लोग cos थीटा का ही वैल्यू डाल दे रहे थे तब इंटीग्रेशन हमारा ऐसा आ रहा था, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो ये इंटीग्रेट करने में आपको दिक्कत होती, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है, इसमें सॉल्व करना पड़ता है, लंबा हो जाता है आपके। अब इसको इंटीग्रेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, तो ये आसान हो जाएगा। तो इसलिए इसको इंटीग्रेट करना है, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट डालना होगा। तो देखिए इतना बड़ा रॉड था आपका एल लेंथ का, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले इस पॉइंट पे निकालना है। थीटा आप जो इधर लिए थे, ऐसे थीटा लिए थे दोनों पॉइंटर को, डीएम मास यहाँ पे काटे थे आप। अब यहाँ तक इसको दौड़ाना है, यहाँ से लेके इस वाले लाइन को वहां तक ले जाना है, डॉटेड वाला जो लाइन है, और इस वाले लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना है, तो पूरा रॉड कवर हो जाएगा हम लोग। तो इस एंगल का नाम देते हैं हम लोग θ0/2, इस एंगल का नाम देता है θ0/2, मतलब पूरा रॉड इस पी पॉइंट पे θ0 एंगल बना रहा है। पूरा रॉड पी पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, θ0, आधा θ0/2, आधा θ0/2। तो ये थीटा का लिमिट क्या डालिएगा, 0 से लेके θ0/2। थीटा जैसे ही बोलेंगे 0 तो दोनों पॉइंटर यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब इसको बोलिए, इस पॉइंटर को बोलिए θ0 हो जाओ, ये तुरंत बोलेगा यस बॉस, ऐसे आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, दोनों एक जगह आ जाएगा। अब बोलिए यार θ0/2 हो जाओ, ये उधर जाने वाला डंडा है, ये इधर जाने वाला डंडा, तो ये 0 से चल के वहां तक चला जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ से चल के इधर आ जाएगा, तो θ0/2, तो पूरा रॉड में दौड़ जाएगा। तो 0 से θ0/2 तक इंटीग्रेट कर दिया, तो फाइनली आंसर आ गया 0 से θ0/2। ये हो गया 2gm/yl इंटू cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो गया सिंपल, और 0 से लेके θ0/2 तक लिमिट डालना है। एक बार थीटा की जगह पे θ0/2 डाल देंगे तो ये sin θ0/2 बन जाएगा। तो 2gm/l इंटू y इंटू sin θ0/2, और 0 डाल देंगे तो sin 0 0 हो जाता है, यही खाली बचेगा। तो फाइनल आंसर हो गया 2gm/l इंटू y इंटू sin θ0/2। m/l को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा, लिनियर मास डेंसिटी। तो 2g λ/y sin θ0/2, ये आंसर हो गया। यही हो गया आंसर, बहुत इजी हो गया। अब इसमें θ0 क्या है, तो पूरा एंगल है ये रॉड का, इस छोर से उसको मिला दिए, इस छोर से वहां मिला दिए, पूरे एंगल को θ0 बोल रहे हैं। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, इसको सजा करके एक जगह आपको दिखाई पड़ेगा।
तो ऐसे बदलने से एक जाति में कर दिए, इसमें खाली थीटा बचा, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, बाकी सब कुछ नहीं। तो एक जाति में बदल देते हैं, एक वेरिएबल हुआ, एक वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें तीन तीन वेरिएबल था, थीटा आर एक्स, तो आर को थीटा के टर्म में बदले, एक्स को थीटा, डी एक्स को डी थीटा के टर्म में लाए। ये तरीका सीख लीजिए कैसे बदलते हैं वन वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल, है ना, एक जाति में लाके फिर तब इंटीग्रेट कर दिया। ये बीच का कैलकुलेशन हो गया। उससे क्या होता है, इंटीग्रेशन इजी हो जाता है, कॉस थीटा का खाली इंटीग्रेशन है। समझ में आया? नोट कर लिया? यस और नो? अब फाइनल आंसर को एक जगह लिख करके देखो, जो फाइनल आंसर रहा उसको याद रखो। तो याद रखने के लिए मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, है ना। तो क्या तुम देखा, एक रॉड है एल लेंथ का, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है, और ये पूरा इस आखिरी छोर को मिला दें दोनों को, ये पूरा एंगल थीटा नॉट है, तो आधा हो जाएगा थीटा नॉट बाय 2, तो नेट स्ट्रेंथ इधर हो जाता है, इस पॉइंट पे नेट स्ट्रेंथ इधर की तरफ आ जाएगा। ये पूरा रॉड यहाँ पे कोई पार्टिकल लग दिया तो इधर की तरफ खींचेगा, ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर बीचों बीच जाएगा, ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाता है। जब चाहे एल के टर्म में आप ला सकते हैं, इसको थीटा हटा सकते हैं जब चाहे ज्योमेट्री से। ये आधा एंगल आपका हो जाएगा थीटा नॉट बाई 2, इधर भी हो जाएगा थीटा नॉट बाई 2, नेट स्ट्रेंथ इधर की तरफ आ गया। और मास है तो लेमडा को बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ, एम बाई एल को लेमडा लिख देंगे तो फॉर्मूला याद रखना आसान हो जाएगा। तो पी पॉइंट पे नेट स्ट्रेंथ क्या आ गया, 2g लेमडा बाई वाई इंटू कॉस थीटा नॉट बाई 2। लेमडा हो गया मास पर यूनिट लेंथ, where lambda is mass per unit length, m by l को lambda बोलते, यही फॉर्मूला। अब आपको मान लीजिए लेंथ दे देगा और ये दूरी y दे देगा, तो आप cos थीटा नॉट यहाँ से निकाल सकते हैं ना, y बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे डाल दीजिएगा तो निकल जाएगा। cos थीटा नॉट बाई 2 अगर आपको हटाना है तो ट्रायंगल में cos साइन लेने तो आप जानते हैं, ये वाला ट्रायंगल में देखिएगा तो cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया y, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। तो जब चाहे cos थीटा नॉट के 2 के जगह पे ये डाल सकते हैं, तो y और l के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला हो गया रॉड के चलते स्ट्रेंथ पी पॉइंट, ये पॉइंट पी है। तो क्या पढ़े आप, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इक्वल मास, इसलिए बोले थे एल लेंथ का मास m और dx लेंथ का मास m by l into dx। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, कीप इट इन मेमोरी। तो अब आप निकाल सकते हैं, वैल्यूज दे देगा तो वैल्यूज डाल दीजिए, l दे देगा, y दे देगा, मास दे देगा, डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए तो ओके लिखिए। तो रिंग के चलते, रॉड के चलते सब इसी तरीके से आप बना सकते हैं आप सारे क्वेश्चन। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको एनर्जी के चैप्टर में बताए थे, फिर से बता देते एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे आपकी हाइट पूछे कितनी है, तो कोई बोल देगा 10,006 फीट, है ना, 10,006 फीट बोल देगा।
मान लीजिए हाइट आपसे पूछे कितना है, कोई बोल दिया 10,006 फीट, पूछे कैसे जी, तो बोला सर समुद्र तल से मेजर किया, समुद्र तल से पैर तक 10,000 फीट, अब पैर से 6 तक 6 फीट, टोटल हो गया 10,006 फीट। तो आप तो ये नहीं पूछे कि तुम्हारा हाइट कहाँ से, तो वो अपना मेजर कर दिया समुद्र के नीचे से, है ना। शादी ब्याह हो रहा है तो बायोडाटा लिख के भेजा, लड़के का हाइट 10,006 फीट, इधर से लड़की की तरफ से जाएगा हाइट, उसका हाइट जाएगा कि 1,06 फीट, लड़की की तरफ से हाइट जाएगा 1,06 फीट। बोले कैसे भाई, तो महासागर से मेजर किए, ये सागर से मेजर किया तो ये महासागर से मेजर किया, तो 1,00,000 फीट हो गया महासागर का हाइट पैर तक, और फिर पैर से सर तक 6 फीट लड़की का। तो जब ये हाइट बोलने में तो लफड़ा है, दिक्कत है कि कहाँ से आप मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई तलवे के पास से मेजर करके ले देना। तो तलवा के पास आप अगर फुट के पास अपने पैर के नीचे में तली के पास 0 अगर मान लेते हैं तब आपकी हाइट 6 फीट कहलाती है। लेकिन डिफरेंस इन हाइट पूछेंगे तब कहीं से भी मेजर करेगा 6 फीट ही आएगा। तो मान लीजिए डिफरेंस इन हाइट मेजर करना है तब कोई दिक्कत नहीं है, कमर के पास 0 मान लिया, इधर सर हो गया +3 फीट, अब पैर हो गया -3 फीट, तो डिफरेंस करेगा 3 माइनस -3 तो बराबर 6 फीट आ जाएगा। ये डिफरेंस इन हाइट हो गया। यहाँ पे मान लिया अगर 0, तब यहाँ से यहाँ तक जो है 6 फीट, ये 0 फीट और यहाँ से 6 फीट, तो दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 0 बराबर 6 फीट। यहाँ पे मान लिया 0, तो यहाँ से ये मान लिया 10,000 फीट है, तो 10,006, ये 10,000 इसका हो गया 10,000 फीट और ये हो गया 10,006 फीट, और घटा देंगे इसमें से इसको तो बचेगा 6 फीट। तो डिफरेंस इन हाइट हमेशा 6 आ रहा है, लेकिन सिर्फ हाइट वर्ड यूज करते हैं, तो अगर यहाँ कोई 0 मान लेता है तो अलग आंसर आ जाता है, यहाँ 0 मान लेता है तो अलग आंसर आता है, यहाँ 0 मान लेता है तो 3 ही फीट आएगा, यहाँ मानेगा तो 6 फीट आएगा, यहाँ मानेगा तो 10,006 फीट आएगा। तो हाइट जो है प्रॉपर वर्ड नहीं है, डिफरेंस इन हाइट जो है प्रॉपर वर्ड हुआ। उसी तरह से हाइट वर्ड तभी वैलिड होगा जब कहीं पे आप 0 मान लेते हैं। तो हम लोग जिस परिवार में पैदा लिए हैं, जिस समाज में पैदा लिए हैं, उस समाज में बचपन से देखते हैं सब तलवे के पास से ही हाइट मेजर करता है, इसलिए तलवे के पास से अपने सर की हाइट मिला करके 6 फीट बोलते हैं, क्योंकि तलवे के पास 0 हाइट मानता है। तो ये बात तो आपको पता था, इसलिए आप तलवे के पास से मेजर कर लिए। बाकी सब चीज, किसी भी चीज का सबका जो है सारा चीज कहाँ पे 0 मानते हैं, एनर्जी कहाँ 0 मानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको नहीं पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ 0 मानते हैं नहीं पता है फिजिक्स का चीज, तो इसलिए उसको एक जगह कहीं 0 मान के तब निकालते हैं दूसरी जगह कितना है। इसलिए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो कहीं भी 0 मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका डेफिनेशन बताए थे वर्क पावर एनर्जी, डेफिनेशन बताए थे, इट इज डिफाइंड एज negative of the work done by gravitational force, negative of the work done by gravitational force, negative of the work done by gravitational force, work done by gravitational force, negative of the work done by gravitational force। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी छोटा चेंज को du लिखते हैं, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये dWg का मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वर्क डन को आप बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर आप फोर्स को आप x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कहीं मान लीजिए कोई पार्टिकल खींच रहा है किसी दूसरे पार्टिकल को इस तरह से, तो x y z सारा कंपोनेंट हो सकता है, और वो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ मान लीजिए यहाँ से यहाँ, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं, वर्डन में पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट, fx dx i डॉट i1 हो जाएगा fy dy प्लस fz dz। तब इसको आप लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक डेफिनेशन तो यही हो गया, इसको याद रखिए,
इसको अगर आप लंबा करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड। मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब कोई फोर्स इधर की तरफ दिया हुआ है आपको 2 न्यूटन का, इधर की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है। अब पूछेंगे एफ एक्स कितना है, एफ एक्स बोलिएगा -2। ये पूछेंगे एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है, एक्स डायरेक्शन इधर का लाता है तो उसको -2 बोले। अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है 3 न्यूटन का, पूछेंगे एफ वाई कितना है तो -3 एफ वाई की जगह पे डालिए, और इधर रहेगा 4 न्यूटन तो एफ वाई 4 + 4 डालिए। उसी तरह से जेड डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का, एफ जेड पूछेंगे तो 7 न्यूटन बोलिए। और उल्टा लग रहा है 7 न्यूटन का तो बोलिएगा कि एफ जेड इक्वल टू -7। इस तरह से अगर तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसका वैल्यू यहाँ पे डालना हो, है ना। तो ये जनरल हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका। अब बाद में फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है तो इंटीग्रेट करते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल एक्स और फाइनल एक्स। इसमें एक्स का लिमिट डालेंगे, कहां से कहां तक जाना है ना। क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 2 3 पॉइंट से ले गए 7 6 5 पॉइंट तक। तो ये हो गया एक्स इनिशियल, ये हो गया एक्स फाइनल, ये हो गया वाई इनिशियल, ये हो गया वाई फाइनल, ये जेड इनिशियल, ये जेड फाइनल। क्वेश्चन में दिया रहता है तो वो देख करके लिख देंगे अगर आएगा वैसा क्वेश्चन था। वाई इनिशियल से वाई फाइनल और उसी तरह से जेड इनिशियल से जेड फाइनल। तो ये इस तरह से ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसमें वैल्यू डाल के इंटीग्रेट करके लिमिट डालना हो। ये फाइनल फॉर्मूला हुआ जनरल। तो होता क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल होता है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, जेड में नहीं है, तो ये दोनों हटा देंगे तो डी यू को सिर्फ माइनस एफ एक्स डी एक्स से काम कर लेंगे हम। तो ये हो गया चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलते हैं यू फाइनल माइनस इनिशियल, यही कहलाता है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फाइनल माइनस इनिशियल को चेंज बोलते हैं, इसी को डेल्टा यू भी बोलते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू दिस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये जनरल फॉर्मूला हुआ नीचे, सिंपल वे में ऐसे ही याद रखिए, उसी को जब चाहे ऐसे कर लेंगे। इसी को जब फोर्स का वैल्यू डी आर का वैल्यू दिया रहेगा जब चाहे ऐसे कर लेंगे। तो मेन है ये फॉर्मूला याद रखना, इसको किसी भी हालत में नहीं भूलना है। नोट कर लिए हैं, यस और नो। तो ये हो गया फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसका यूज करके हम लोग कहीं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे अभी। तो अब ये याद रखना है जिंदगी भर के लिए, जब तक साइंस पढ़ते रहिएगा जरूरत पड़ता रहे। अब अगर खाली इफ फोर्स वेरीज इन एक्स डायरेक्शन ओनली, फोर्स इज गिवन इन एक्स डायरेक्शन ओनली मान लीजिए, तब काहे के लिए उतना लंबा लगेगा, इन एक्स डायरेक्शन ओनली। एक्स के साथ खाली बदल रहा है कोई फोर्स, तब डी यू को आप लिख देंगे माइनस एफ एक्स बाई एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स को तब बोल देते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब इन सारे लैंग्वेज को सिंपल वे में ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी खाली एक्स के साथ बदल रहा है, एक्स के साथ खाली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसको पार्शियल डिफरेंसेस बोलते हैं। ये लिखने का तब जरूरत नहीं पड़ेगी, फोर्स वेरीज विथ एक्स ओनली, तब उसको माइनस डेल यू बाय डेल एक्स करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है सिमिलरली, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एफ वाई इक्वल टू होगा माइनस डेल यू बाय डेल एक्स,
एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल जेड। तो ये एनर्जी से फोर्स निकालते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी से जो फोर्स निकला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से जो फोर्स निकलेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है ये सब। ये इस फोर्स के चलते वर्डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दे देंगे, मान लिया पोटेंशियल एनर्जी ऐसा दिया हुआ है 6y स्क्वायर जेड क्यूब y क्यूब जेड टू द पावर 4। तब आपको पूछेगा फाइंड एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड ये निकालने के लिए पूछा, अगर कोई क्वेश्चन दे दिया है तो एनर्जी से फोर्स कैसे निकालेंगे? न्यूटन्स लॉ से एफ इक्वल टू एम ए सीखे थे। अब पोटेंशियल एनर्जी से जो फोर्स निकालेंगे वो कैसे हो? तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसी के चलते पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। एफ एक्स इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो पहले आप डेल यू बाई डेल एक्स निकाल दीजिए। तो यू आपको दिया हुआ है इतना, तो डेल यू बाई डेल एक्स कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, यार देख लीजिए। इसका मतलब होता है सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, सिर्फ एक्स वेरिएबल होगा। तो 6 बाहर आ जाएगा, वाई क्यूब बाहर आ जाएगा, जेड 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट की तरह हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स सिर्फ एक्स वाले टर्म का करना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। ये सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए इसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। सिर्फ एक्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, बाकी को डिफरेंशिएट नहीं करना। तो सी हो जाएगा कांस्टेंट की तरह साइड हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 2x। ये हो गया 12x y क्यूब जेड टू द पावर 4। यही आंसर हो जाएगा डी यू बाई डेल एक्स डी एक्स। तो फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए माइनस इसमें लगाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा 12x y क्यूब जेड टू द पावर 4। ये एफ एक्स हो जाएगा। सिमिलरली आप एफ वाई एफ जेड निकाल सकते हैं, मुजवानी बोल सकते हैं, बोल दीजिए, लिख लीजिए पहले, और इसमें से एफ वाई एफ जेड निकाल के बताइए कितना होगा। एफ वाई एफ जेड निकाल के बताइए कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड किसी का भी फंक्शन हो सकता है, उसमें से सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो एक्स को डिफरेंशिएट करना। अब डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं, तो देखो इसमें से वाई वाला टर्म छोड़ के बाकी सबको साइड कर ले। 6x स्क्वायर जेड 4 साइड कर ले। अब डी वाई ऑफ वाई खाली करें, इसी को बोलते हैं डेल यू बाई डेल वाई। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर जेड 4, और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन वाई क्यूब का जानते हैं, n इंटू वाई पे पावर n माइनस 1। सजा दें इसको, तो 18 हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड टू दी पावर। एफ वाई हो जाएगा, इसमें माइनस लगा देते हैं, तो माइनस 18 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड टू दी पावर। यही आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, सारा स्टूडेंट सीख लेता है। अब डेल यू बाई डेल जेड निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 6x स्क्वायर वाई क्यूब साइड ले लेगा, खाली जेड वाले का डिफरेंशिएशन कर, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई क्यूब जेड इंटू ये 4 इंटू जेड टू द पावर 3 हो। अब अरेंज कर लीजिए, 24x स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, तो एफ जेड हो जाता है माइनस डेल यू बाई डेल जेड, इसमें माइनस लगा देना है, माइनस 24x स्क्वायर वाई क्यूब जेड। ये आंसर, इस तरह से तीनों निकाल दी। एक ही चीज को बहुत बार बताए, तो अब तो समझ गया होगा कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। समझ में आया? यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, एनर्जी से फोर्स निकालने के लिए आप सीख गए, तो बहुत जरूरी था, उसको याद रखिए।
चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल सिस्टम का निकालते हैं। इनिशियली टू पार्टिकल सिस्टम, two particles system are separated by a distance r1, and in final position, in final situation, its separation is increased slowly by slowly to R2. Find the change in gravitational potential energy. Change in gravitational potential energy of the system. Potential energy system का होता है, दोनों पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पार्टिकल इंफिनिटी से पकड़ के आप लाए यहाँ पे R1 सेपरेशन पे रखे। अब इनिशियली ऐसा सीन है, तो इसका मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी UR1 है। अब इसको सेपरेशन आप स्लोली बढ़ा करके R2 कर दिए। ऑब्वियस है कि आपको खींचना पड़ेगा, आप ताकत लगा के खींचोगे तो आपका एनर्जी उसमें गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स चेंज हो जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। पहले दो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस अलग था, अब दो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस अलग हुआ। किसी को एक घुसा मार देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स बदलने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में विन्यास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स चेंज हो जाएंगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। फाइनली ऐसा हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि UR2 माइनस UR1 कितना है, इसी को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उस लैंग्वेज को फोटो भी बना दी है, यही निकालना। मतलब दो पार्टिकल सिस्टम का सेपरेशन बदलेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। क्वेश्चन लिख लिए तो ओके लिखिए जल्दी से। दो पार्टिकल का सेपरेशन अगर बदल दिए हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। दो पार्टिकल का सेपरेशन अगर बदल दिए हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो आज सीखने वाले हैं इसको, और वर्क पावर एनर्जी में भी हम लोग पढ़े थे। तो एक बार फिर बता देते हैं, आप भूल गए होइएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इनिशियली जो है M1 यहाँ पे था और ये R1 दूरी पे M2 था। दो पार्टिकल है, मटर का दाना है, हाथ से पकड़े हुए रेस्ट में है। अब सिंपलिसिटी के लिए M1 को फिक्स्ड रखा और M2 को खिसका के मान लिया सीमेंट गिट्टी सब लगा के उसको जकड़ दिया। अब इसका सेपरेशन पहले खींच करके R दूरी पे कर दिया। किसने खींचा, तो आपने खींचा। तो यू आर अप्लाइंग ए एक्सटर्नल फोर्स, ये आप पकड़ के खींच रहे हैं, उसको पकड़ के खींचा आपने। क्यों ताकत लगाना पड़ा आपको, क्योंकि ये दोनों जो है जैसे जैसे सेपरेशन बदलता जाएगा तो फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बदलता जाएगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, G M1 M2 by R²। दो मास के बीच में अट्रैक्शन होता है न्यूटन लॉ से, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो ये फोर्स जो है धीरे धीरे घट रहा था, तो आपको भी अपना फोर्स घटाना पड़ रहा था। दूरी बढ़ाते जा रहे हैं तो ये फोर्स घटता जाएगा। Fg कितना होगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस सिचुएशन में, G M1 M2 by R²। ये वेरिएबल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे जैसे इसका दूरी बदल रहे हैं
तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते चला जा रहा है ना, तो आपको भी कम ताकत लगाना पड़ेगा। आप नहीं लगाइए ताकत तो अट्रैक्शन से वो चला जाएगा और नजदीक चला जाता है। तो आप खींच रहे हैं लेकिन खींचते वक्त आपको ताकत कम लगाना पड़ेगा। इतना ताकत आप लगाना है कि इसके इक्वल और अपोजिट लगा रहे हैं तो ये नेट फोर्स इस पे 0 आ रहा है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब नेट वर्डन इस पे 0 हो रहा है। नेट वर्डन 0 होने का मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो। तो कैसे लगा रहे थे? स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली का मतलब क्या होता है कि किसी भी टाइम ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स, दोनों इक्वल अपोजिट है, नेट फोर्स 0 है। तो स्लोली स्लोली का मतलब यही होता है ना। स्लोली जो है कि इसमें हम लोग इसको चेंज किए थे, तो नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। इसमें अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें, डॉट डी आर, थोड़ा दूरी ले जाए, थोड़ा दूरी खिसकाएंगे तो ये वर्डन कहलाएगा डॉट डी आर। तो इधर हो जाएगा 0 डॉट डी आर। तो ये कहलाता है वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कहलाता है वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0। अब टोटल वर्डन को आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलते थे, तो ये बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आप स्लोली स्लोली खींच रहे हैं, है ना। तो स्लोली स्लोली आप खींच रहे हैं, मतलब स्लोली स्लोली का मतलब यही होता है। ये सारा मतलब हुआ स्लोली स्लोली का मतलब। स्लोली स्लोली मतलब ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रख के खींच रहे हैं, धीरे धीरे, बगैर स्पीड बदले हुए। तो ये फोर्स को बैलेंस करते हुए खींच रहे हैं। चलिए, इतना दूर तक खींचने के बाद सारा दूरी यहीं से मेजर कर रहे हैं, आर यहीं से मेजर किया। अब थोड़ा सा सेपरेशन और इसका बढ़ाते हैं, डी आर से बढ़ा देते हैं, बहुत छोटा सा यहाँ पे था। अब ये जो सेपरेशन हो गया M2 यहाँ आ गया, तो दिस सेपरेशन इज वेरी स्मॉल से डी आर। तब यहाँ पे कितना फोर्स बोलेंगे इन दोनों के बीच में? ये दूरी आर था, अब वो डी आर और खिसका दिए, तो अब कितना हो जाएगा फोर्स? तो फोर्स होना चाहिए G m1 m2 आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। लेकिन आर की तुलना में डी आर बहुत छोटा है, इसलिए जोर भी देंगे तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा सोच के बोलते हैं कि यहाँ पे भी फोर्स उतना ही लगेगा Fg, अट्रैक्शन फोर्स, जितना ये था। होना क्या चाहिए था? G m1 m2 आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। तो डी आर का मीनिंग आपको बताए थे, जैसे आर 1 मीटर है, तो डी आर का मतलब होता है 0.0000, मरते दम तक 00, पूरा खानदान 00, आखिरी चिराग 1 बोल के बुलट। अब इतना कम छोटा चीज में जोड़ दिया तो कितना बढ़ जाएगा? तो इसलिए उसको बोलते हैं आर प्लस डी आर को लगभग यही चीज बोल देते हैं, इसलिए फोर्स उतना ही दिखाते हैं, मतलब इतने दूरी में फोर्स को कांस्टेंट मान लेते। तो एक्सटर्नल फोर्स भी आप इसके बराबर और विपरीत लगा रहे हैं। तो इतना डिस्प्लेस करने में कितना वर्डन, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वर्डन कितना करना पड़ा? ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वर्डन निकालते हैं थोड़ा डिस्प्लेस करने, पहले आर दूरी तक ले गए, अब यहां से जब M2 को थोड़ा सा दूरी डी आर खिसकाया तो उसमें वर्डन निकाल दें। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट डी आर फ्रॉम आर, फॉर द डिस्प्लेसमेंट डी आर फ्रॉम आर। आर के बाद फर्दर डी आर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट Fg लग रहा था इधर बाएं साइड में अट्रैक्शन वाला, और डी आर है दाहिने साइड में, ये वर्डन निगेटिव आ जाए। सिंपली Fg डॉट डी आर कीजिएगा। अब डॉट प्रोडक्ट खोलिए, Fg का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड, एंगल दोनों के बीच का 180 डिग्री होगा, क्योंकि Fg था इधर और डी आर था आपका इधर, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए। तो cos 180 -1 होता है। अब Fg का ये वाला वैल्यू डाल दीजिए, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, Fg का वैल्यू डाले, डी आर cos 180 डिग्री -1, ये फाइनली हो गया -G m1 m2 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा डिस्प्लेस करने में होगा, डी आर डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो अब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो गया, इसका अलग था, ये ज्यादा दूरी पे चला गया है,
तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स चेंज हो गए, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले हुए हैं, उसको लाके यहाँ पे डाल देते हैं, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाए, ये हो गया Gm1m2 इंटू dr/r²। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन लाने में इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, इसको बोलते हैं du, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। छोटा सा चेंज हुआ है, इसको du नाम देते हैं। तो du बराबर इतना हो, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन करने में यहाँ पे आ गया पार्ट के, ये m2 जो था यहाँ आ गया, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। लेकिन आपको करना था कितना चेंज, तो R2 जिस दूरी पे ले जाना है, शुरू में था R1 पे, अब इसको फाइनली R2 दूरी पे ले जाना है, यहाँ तक खींच के ले जाना है, ये फाइनल है। तो जब इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लाए तो इतना चेंज हुआ, यहां से यहां तक लाएंगे तो कितना चेंज होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो जगह खाली होना चाहिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। R दूरी पे जब था जनरल, तो उसके बाद dr और बढ़ाए, तब ये इतना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी। अब R1 पे था शुरू में, से लेके R2 पे ले गए, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बीच का कोई दूरी r मान लेते हैं, उसके बाद dr खिसका देते हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा चेंज हो गया थोड़े दूरी के लिए। अब R1 से R2 ले जाएंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे इसमें R1 से R2 तक, तो आ जाएगा टोटल चेंज इन पोटेंशियल। लिख लीजिए इसको जल्दी से, ओके लिखिए तो मिटाएंगे। तो टोटल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब आपको लिखना है। सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, gravitational potential energy to increase the separation from R1 to R2, to increase the separation from R1 to R2, change in gravitational potential energy to increase the separation from R1 to R2, increase the separation from R1 to R2 कितना होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ du बराबर, इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, Gm1m2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये 1/r² dr का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से, R1 पे पोटेंशियल एनर्जी को UR1 बोल रहे थे, और R2 सेपरेशन है तब पोटेंशियल एनर्जी को UR2 बोल रहे थे। इस वाले का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी UR1 बोलते हैं हम लोग, इसका पोटेंशियल एनर्जी UR2 बोलते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब 1/r² का इंटीग्रेशन तो सबको ही जानता है, -1/r होता है, बहुत बार बताए, फिर बता देते हैं। 1/r² का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर ले चलते हैं। अब इसमें एक बार +1 जोड़ दिए और नीचे भी जोड़ दिए, -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो ये हो जाएगा r टू दी पावर ऊपर में -1/-1, ये हो गया -1/r, कितना आ गया, -1/r। तो ये हो गया इसका एनर्जी du का UR1 से UR2 तक इंटीग्रेट करना है, बराबर Gm1m2, उसका इंटीग्रेशन हो गया -1/r, R1 से R2, तो माइनस बाहर कर लीजिए, ये हो गया UR2 - UR1, यही निकालना था, माइनस बाहर कर लिए, ये हो गया 1/r2 - 1/r1। तो माइनस के साथ ही लिखते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, तो जब भी अट्रैक्शन फोर्स होगा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगा। हालांकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो ये कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। तो लेकिन लिखने का स्टाइल ऐसा ही होगा, तो ऐसा लिखते हैं -Gm1m2 बाय मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2, ऐसे एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, माइनस इसके साथ ही रखते हैं, ये माइनस अलग से लिखते हैं, फिर ये वाला माइनस इसके साथ ही रखेंगे, -Gm1m2 बाय R1। ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा,
आपको? ऐसा लगेगा जब इस फोटो का एनर्जी ऐसा है, इस फोटो का एनर्जी ऐसा है, UR2 माइनस UR1, यहाँ बीच में माइनस था तो माइनस रखे। ऐसे लिखने से पता चला आपको कि R2 सेपरेशन पे था तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस G(M1M2)/R2, और R1 सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस G(M1M2)/R1। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। इस फॉर्मूले को अब आज के बाद याद रखें। तो 2 पार्टिकल था, R1 से R2 दूरी पे ले गए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा बनता है। नोट कर लिए? नोट कर लिए? वेट, जल्दी लिखिए, लिख के बताइए। बता दें अब नवलेश? बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगा। तो जनरल पहले R दूरी पे ले जाते हैं, फिर थोड़ा dr खिसका के du निकाल लेते हैं, F.dr, और उसके बाद उसमें माइनस लगाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du आ गया, और इंटीग्रेट करते हैं R1 से R2। तो अब क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना था। जैसे चेंज इन हाइट पूछे थे तो कहीं जीरो मानने की जरूरत नहीं थी आपको, कहीं भी जीरो मानिए आंसर सेम आता था। उसी तरह जब आपकी हाइट पूछते हैं तो आप कहीं पे जीरो मानते हैं तब बताते हैं हाइट। उसी तरह से सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम वर्ड अगर यूज करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम वर्ड यूज करें, एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम यूज करें, तो हम लोग को कहीं पे जीरो मानना पड़ेगा। तो हम लोग जीरो फिजिक्स में कब मानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो वह उसको रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे तलवे के पास जीरो मानते हैं तो रेफरेंस हाइट बोलते हैं, और तब आप अपने सर की हाइट बोलते हैं 6 फीट। तो रेफरेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, जब दो मास इनफिनाइट सेपरेशन पे रहते हैं एक दूसरे से, तब इसके पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो मानते हैं। ठीक है, इसको जीरो मानते हैं। तो अब मान में सोचेंगे कि पहले दोनों इनफिनाइट सेपरेशन पे था, और उसके बाद आप स्लोली स्लोली पकड़ के, जैसे घोंसला कैसे पक्षी बनाती है, एक एक तिनका ला के चुन चुन के पूरा अपना जो है घोंसला बनाती है, वर्क करती है। तो आप भी दोनों को आर सेपरेशन पे लाना चाहते हैं। तो शुरुआत में ऐसा था, अब बाद में दोनों को पकड़ के या एक को स्थिर रखिए, दूसरे को ले आइए, तो सेपरेशन आर कर दिया, स्लोली स्लोली लेके आए, ये फाइनल सिचुएशन हो गया। इसका पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछेगा तो मन में सोचेंगे पहले ऐसा था तो जीरो था, अब ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। इनिशियल ऐसा था, फाइनली ऐसा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हुआ, तो ये रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी यही वाला कहलाता है जीरो। तो मन में सोचेंगे शुरू में इनफिनाइट पे था तो जीरो था, अब ऐसा हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, फाइनल सिचुएशन को यू आर बोल रहे हैं, इनिशियल सिचुएशन को यू इनफिनिटी बोल रहे हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। अभी क्या बताए थे,
माइनस जी m1 m2 बाय फाइनल वाला दूरी, तो फाइनल वाला दूरी r है, फिर माइनस जी m1 m2 बाय इनिशियल वाला दूरी, इनिशियल वाला दूरी इंफिनिटी था, तो जो फॉर्मूला निकाले थे R2 बन गया हमारा ये R1 बन गया इंफिनिटी, है ना, R1 क्या बन गया इंफिनिटी, R2 क्या बन गया R, तो पोटेंशियल एनर्जी UR2 माइनस UR1 पे इसको बैठा दिए, तब U इंफिनिटी इनफाइनाइट सेपरेशन पे तो इसको जीरो मानते हैं हम लोग, तो ये कहलाएगा UR माइनस जीरो इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय R, और माइनस ये इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बच गया माइनस जी m1 m2 बाय R। तो सिंपल हो गया फॉर्मेट आपका। तो इस तरह का सिस्टम दिया रहे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस तरह के सिस्टम का डायरेक्ट बोल सकते हैं माइनस जी m1 m2 बाय R। मन में रखेंगे कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और सबसे ज्यादा बैलेंस बैंक बैलेंस किसी का जीरो हो, इसका मतलब पूरा जिंदगी कर्जा लेके जिया, नेगेटिव में था, तो मैक्सिमम एनर्जी है ये जीरो, और उसके बाद जैसे जैसे नजदीक लाएंगे पोटेंशियल नेगेटिव हो जाए, माइनस जी m1 m2 बाय R। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पे बैठा दिए, R1 की जगह इंफिनिटी रख दिया, R2 की जगह R रख दी। अब इनफाइनाइट सेपरेशन का पोटेंशियल एनर्जी इसी को बोलते हैं रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो मानते हैं। तो फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम का ये फॉर्मूला, जब R सेपरेशन पे ऐसा हो, नोट कर लीजिए, तो ओके लिखिए, और फाइनल पॉइंट हम सम अप करने वाले हैं। काम हो चुका है, हम लोग सीख चुके हैं, अब क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने सीखा क्या, तो फाइनली हम लोगों ने सीखा कि दो पार्टिकल दिया रहेगा m1 m2 और R दूरी पे रहेगा, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा, तो मन में सोचेंगे पहले इंफिनिटी पे था जीरो था, अब इसका क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे माइनस जी m1 m2 बाय R। तो ये याद रखिएगा, तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो वो भी निकाल लीजिएगा, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला नहीं भी याद रखिएगा तो लिख लेगा। अब ऐसा से इसका डबल दूरी कर दिया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं, जैसे एक प्रॉब्लम देते हैं, इनिशियली मान लीजिए ये दो मास था m1 m2 और R दूरी पे था, फाइनली मान लीजिए स्लोली स्लोली इसको खींच के आप 2R दूरी पे कर दिए, डबल दूरी कर दी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ये पूछा। तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला लंबा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं, इसका इस फॉर्मूले से लिख देंगे, इसका फिर इसी फॉर्मूले से लिख देंगे, घटा देंगे, अपने आप हो जाएगा। तो यू इनिशियल कितना हो गया माइनस जी m1 m2 बाय R, फाइनल कितना हो गया माइनस जी m1 m2 बाय 2R। m1 m2 हटा देते हैं, मान लीजिए 1 kg कर दिया, 2 kg कर दिया, अब ये पार्टिकल 1 kg का, ये 2 kg का, तब पूछ दिया तो 1 इंटू 2 कीजिएगा, आसान हो जाएगा आपको, यही हो गया। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें से उसको घटाएंगे हम लोग, ये 2 कट जाएगा, माइनस जी बाय R बचा ये वाला फाइनल वाला, माइनस जी बाय R, उसमें से उसको घटा देंगे माइनस 2G बाय R, ये 2 कट जाएगा, डबल कर दिए थे दूरी, तो R स्क्वायर नहीं होता है, R होता है, इस फॉर्मूला में R होता है। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2G बाय R माइनस जी बाय R, ये वाला बाद में आ जाएगा, तो G बाय R बच जाएगा आंसर, पॉजिटिव आ गया चेंज इन पोटेंशियल। समझ में आया, यस और नो? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखने की आप जरूरत नहीं है, अब खाली आप ये याद रखिएगा, काम होगा।
इनिशियल इसी फॉर्मूले से निकाल लिए, फाइनल भी उसी फॉर्मूले से निकाल लिए, घटा दिए फाइनल माइनस इनिशियल। नेक्स्ट देखो, मान लो इन्फिनिटी से पकड़ पकड़ के और 3 पार्टिकल को तुम इस तरह से ले आया स्लोली और एक ट्रायंगल बना दिया, है ना। बहुत दूरी पे था सारे पार्टिकल, शुरू में मन में सोचेंगे, और वहां से पकड़ पकड़ के स्लोली तीनों को लाके यहाँ सेट कर दी। अब ये दूरी जो है R है, तो इसका पूछेगा कि इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा तुमको, है ना। फाइंड द वर्क डन बाय यू टू फॉर्म दिस सिस्टम। पहले तीनों दाना इन्फिनिटी पे मन में सोचेंगे थे, फिर ऐसा लाइन। तो फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to form the system shown in figure। तो मन में सोचेंगे तीनों पार्टिकल कहाँ थे, इन्फिनिटी पे, और वहां से पकड़ के तुम लाया तो तुमको वर्क करना पड़ा। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोले थे 0 होगा, और ये भी बताया ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को बोलेगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यहाँ पे डाल देगा तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का मतलब फ्रॉम इन्फिनिटी लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो तुम जो है अपने से सोचेगा इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए। पहले तीनों पार्टिकल इन्फिनिटी पे था और उसके बाद ला के ऐसा बना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल देगा तो आंसर हो जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसका बोल देते हैं U, और इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी से लेके आया तो वो तो 0 मानते, तो U माइनस 0 बराबर U हो जाएगा। मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल देगा तो आंसर हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो चलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाला काम बचा। तो 2 पार्टिकल रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या सिखाया अभी, R दूरी पे रहता है तो क्या सिखाए, माइनस G M1 M2 बाय R, माइनस G M1 M2 बाय R। इसी तरह से ये 2 पार्टिकल है, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखो, माइनस G M इंटू M बाय R हो गया। एक पेयर का इतना होता है, फिर यहाँ भी पेयर बनेगा तो फिर जोड़ देंगे माइनस G M M बाय R, फिर यहाँ भी पेयर बनेगा तो फिर जोड़ देंगे माइनस G M M बाय R। तो 3 पेयर बना, एक पेयर का ये फॉर्मूला होता है, 2 पेयर 3 पेयर, तो टोटल हो गया माइनस 3GM स्क्वायर बाय R, माइनस 3GM स्क्वायर बाय R, 3 बार जोड़ दिए तो ये आंसर हो जाएगा तब माइनस 3GM स्क्वायर बाय R। इतना वर्क करना पड़ेगा तुमको, ये आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों हम लोग जानते थे, स्लोली का मतलब ऐसा होता था, स्लोली लाते हैं। और ये डेफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, डेफिनेशन ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये परिभाषा होता था। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इसका माइनस हो जाएगा, मतलब ये तीनों को देखो तो एक जैसा हो गया। मतलब ये फॉर्मूला याद रखेगा तुम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलेगा A से B तक ले जाना है, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स A टू B, और नेगेटिव ऑफ द वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल नहीं बोलते हैं, तो UB माइनस U ऐसे निकले। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो UB माइनस, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही ना आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को बोलेंगे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे तो नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल बोलेंगे तो नेगेटिव नहीं बोलना है, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल। और इसके चलते वर्क पूछेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
तब बोलेंगे इसका माइनस उधर भेज देंगे, तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये सीख लो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते, और उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखो। इनिशियली कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं, जीरो। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकलवाते हैं तुमसे। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछे, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम, नीचे दिया हुआ एक सिस्टम। तो इन्फिनिटी से पकड़ पकड़ के 4 गो पार्टिकल आए, 4 पार्टिकल्स, स्लोली स्लोली, और स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे दे दिया। मास सब आइडेंटिकल मास है। इसका तुमको सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वही वर्क डन बाय यू हो जाएगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना तुम काम करेगा वही इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना है। तो यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है, सीधा सीधा बोले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल। तो चलो, एक पेयर का फॉर्मूला तुम जानता है, तो ये दोनों पेयर बनाएगा। पेयर पहचानो, इतना काम तो कर सकता है ना, पेयर पहचान सकता है। ये दोनों एक पेयर है दूरी पे, तो क्या फॉर्मूला होगा, GM इंटू एम बाय ए। फिर ये दोनों भी एक पेयर बनाएगा, तो क्या फॉर्मूला होगा, माइनस GM इंटू एम बाय ए। फॉर्मूला में माइनस होता था। फिर ये भी एक पेयर बनाएगा, तो क्या होगा, माइनस GM इंटू एम बाय ए। फिर इधर भी एक पेयर बनेगा, तो क्या होगा, माइनस GM इंटू एम बाय ए। हो गया आंसर। 4 बार 4 पेयर बनाया तो लिख दिया। आंसर अभी नहीं हुआ। ये दोनों भी पेयर बनाएगा, ये √2 है दूरी पे, तो ये होगा माइनस GM इंटू एम बाई √2 है। तो पेयर, पूरा पेयर पहचानना है। ये भी पेयर बनाएगा, फिर तब होगा माइनस GM इंटू एम बाई √2 है। अब हो गया आंसर। तो 6 पेयर बनेगा इसमें, 4 चारों साइड वाला और ये दोनों डायगोनल वाला। तो नंबर ऑफ पेयर्स याद रखो। नंबर ऑफ पेयर्स क्या बोलेंगे, n इंटू एन माइनस 1/2। n 4 पार्टिकल है, n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 4 पार्टिकल दिया तो 4 इंटू 3, 12/2, 6 पेयर। हेक्सागन पे रख देंगे तो कितना बन जाएगा, 6 इंटू 5, 30/2, 15 बार लिखना पड़ेगा। क्यूब में लिख देंगे तो कितना बार लिखना पड़ेगा, क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, 8 इंटू 7, 56/2, 58 टाइम्स लिखना पड़ेगा। जल्दी इसको पहले नोट करो, नोट करो। एक क्वेश्चन और दे देते हैं बस, फिर जल्दी से इसको करो, नोट करके जल्दी ओके करो। याद हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अब मान लो तुमको जो है इस तरह से क्यूब दे दिया, इस तरह से क्यूब दे दिया, मान लो क्या दे दिया, क्यूब। अब बोला कि इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो 8 कॉर्नर हो जाएगा। तो कितना बार लिखना पड़ेगा जी, कितना पेयर बनेगा टोटल, यानी नंबर ऑफ पेयर पहले दिमाग में चेक कर लिया कितना बार लिखना होगा तुम। तो फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो दिमाग में तुरंत चेक कर लेगा नंबर ऑफ पेयर, n इंटू एन माइनस 1/2। n हो गया 8 इंटू 7/2 बराबर 28। 58/2, 28 बार लिखना होगा। तो तुम बताओ 28 में कैसे कैसे होगा, कौन कौन सा ए दूरी पे है, सब ए दूरी पे था एक दूसरे से। तो देखो ए दूरी वाला कितना बनेगा वो पहले देख लो। 28 बार तुम लिखेगा, ए दूरी वाला क्या बनेगा, एक ये हुआ ए दूरी वाला, ऊपर वाला चारों 1 2 3 4, नीचे वाला चारों ए दूरी पे है। तो 8 बार तो ऐसे हो गया। फिर ये भी ए दूरी पे है 9, फिर ये भी ए दूरी पे 10, ये भी ए दूरी पे 10, 11, 12 बार हो गया। ए दूरी वाला 12 हो गया, तो माइनस GM इंटू एम बाई ए 12 बार हो गया।
अब √2a दूरी वाला देखो, तो यहाँ से यहाँ तक √2a होगा, यहाँ से यहाँ तक √2a, हर दीवार में 2 होगा, 6 दीवार होता है। घर में कितना दीवार है? 6 दीवार, हर दीवार में 2 होगा। डायगोनल वाला √2a वाला, इस साइड वाला वॉल में भी होगा √2a वाला 2, यहाँ पे भी जमीन पे भी होगा √2a वाला 2, यहाँ भी होगा 2, पीछे वाले दीवार में भी होगा, तो 6 दीवार होता है, तो 12 हो गया √2a वाला, हर दीवार में 2 होगा, तो 12 12 24 बार तुम्हारा लिखा गया। अब √3a वाला दूरी देखो, जिस घर में बैठा है √3a वाला दूरी कितना होगा? जब देखो तो, मान लो इस क्यूब है तुम्हारा घर, तो छत के एक कोने से लेके इस कोने से लेके दूसरे कोने तक, इस कोने से लेके दूसरे कोने तक, तो इधर हो गया, फिर इस कोने से इस कोने तक, फिर इस कोने से लेके इस कोने तक, तो टोटल 4 हो जाएगा। छत के एक कॉर्नर को पकड़ो, ऊपर से नीचे, और फिर इसके नीचे से ऊपर, और फिर दूसरे वाले में जाओ, उधर से ऊपर से नीचे, फिर उसके नीचे से ऊपर, उसके नीचे से, उसी के नीचे से ऊपर, तो 4 बार हो जाएगा। बॉडी डायगोनल जो है टोटल हो गया 4 बार, तो 4 इंटू -gm इंटू m बाई √3 है, तो टोटल 28 बार लिखा गया, यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। समझ पाया तो यस बोलो, नहीं समझ पाया तो नो बोलो। दिमाग में बैठ के घर में सोचते रहो, ये दूरी वाला कितना हुआ? 12, √2a वाला कितना हुआ? एक फेस में 2 गो है, √2a वाला 6 फेस है, फेस मतलब दीवार, 6 दीवार है, तो एक दीवार में 2 गो हुआ, तो 6 दीवार में 12 गो। और बॉडी डायगोनल √3a किसको बोलते हैं? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का दूरी, फिर इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का दूरी √3 होगा, फिर इधर चले जाए तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी √3 होगा, तो 4 हो जाएगा √3a वाला। समझा जी? यस और नो? समझे उर्विजा? तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कहानी हो गया। तो इतना ही रहता है पोटेंशियल एनर्जी का। अगले क्लास में हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे।